उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बनता, बांसुरी बजा देने से कोई घनश्याम नहीं बनता, और बाल लगा लेने से, बाल बढ़ा लेने से कोई कलाम नहीं बनता, और गांधी सरनेम रख देने से गांधी जैसा कोई महान नहीं बनता। और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसा महान व्यक्ति इस देश में कोई नहीं बन सकता। इसलिए कि सात समद की मसी करो, लेखली सब बलराई, भर्ती सब कागज करो, नीतीश मोदी गुण लिखा ना जाई, नीतीश मोदी गुण लिखा ना जाई। उनकी चर्चा अगर करें हम तो रामचरितमानस एक किताब में बना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम विकास पुरुष की चर्चा करें तो बिहार का इतिहास लिखा गया। और बिहार कैसे था, क्या था, इस सारी दुनिया जानती है कि बिहार में क्या था। स्कूल में शिक्षक नहीं थे महोदय, आज जितने शिक्षक थे अपहरण के डर से घर पर रहते थे। विद्यालय में भवन नहीं था महोदय, और हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। गिर जिला था महोदय, गोपालगंज, जादवपुर गांव है, उन्हीं के जिला क्षेत्र में वहां एक यूनिवर्सिटी खुला था, विद्यालय खुला था। पूरे बिहार में कहीं विद्यालय कोई नहीं खुला। गोपालगंज में वहां जाकर जादवपुर में जहां शिक्षक अपहरण करके जाते थे और जहां विद्यार्थी अपहरण करके जाते थे, बच्चा अपहरण करके जाते थे, उसका पंचायती मुख्यालय में होता था। महोदय, इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया कि बताने की जरूरत नहीं है। महोदय, हम लोग जो बिहार में गाना बना था महोदय कि मिलत नहीं खे नौकरी, कैसन सरकार बा, हई देख एमे के बकरी चरावता, ऐसा गाना बना था महोदय कि जहां गढ़ा गुढ़ी आइल समझिया बिहार आ गईल, आ डगे डगे जतिया पुछाए लागल, आ गरीबन के रोटिया छिनाए लागल। देखो कैसन हवा बनल। सिर्फ बिहार में दंगा कराना, अपहरण कराना, हत्या कराना, बलात्कार कराना, बिहार जंगल राज के नाम से महोदय जाना जाता था। आज शिक्षा की लोग बात कर रहे हैं महोदय, शर्म आनी चाहिए। इन लोगों से अपने हाथ पर पूछना चाहिए कि जब जिस मंत्री को आपने शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया था, आप पढ़े लिखे आदमी थे, प्रोफेसर थे, और जब शिक्षा मंत्री बने तो शिक्षा विभाग भुला गए। तब रामचरितमानस का शुद्धिकरण कर रहे थे। रामचरितमानस में क्या क्या शुद्धियां थी, इनको शिक्षा मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था कि आप रामचरितमानस का शुद्धिकरण कीजिए, आप शिक्षा विभाग मत देखिए। और ये पिछले 3-4 दिनों पहले बजट भी आया सरकार का, वार्षिक बजट, उसको भी अध्ययन करने का हम लोगों को मौका मिला। तमाम पक्ष विपक्ष के लोगों ने उस पर भी अपना वक्तव्य दिया। आज अनुपूरक बजट आया है, फिर से पैसे की मांग की जा रही है, और लगातार लंबे समय से हम तमाम लोग सदन में हैं, और सरकार अपनी योजनाएं बनाकर सदन से बड़ी बड़ी राशि की डिमांड करती है। इस बार भी 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट फिर इस बार मांगा गया है, और हम लोग हर साल सदन पास करती है, लेकिन इतने पैसे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगातार ये लोग लेते जा रहे हैं। आज बिहार पहुंचा कहां? बिहार किस स्थान पर पहुंचा? विकास के तमाम मानकों में, और तमाम जो भारत सरकार की तमाम एजेंसियां जो जांच से रिपोर्ट देती है, चाहे नीति आयोग हो, जो तमाम इंडेक्स पैरामीटर है, उस पर जब हम लोग देखते हैं तो फिर निराशा होती है कि जो सदन इतनी बड़ी बड़ी राशि खर्च करने की इनको दे रही है पिछले लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से, लेकिन आज बिहार इन्हीं भारत सरकार जो इसी एनडीए का अंग है, केंद्र में भी वही सरकार का रिपोर्ट आता है तो अफसोस आता है कि बिहार इतना दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। हम लोग देखते हैं कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य की चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे अंतिम पायदान पे आता है कि भारत सरकार का रिपोर्ट है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार आज भी है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद दूसरी तरफ हम देखते हैं सबसे गरीब राज्य कौन है देश में, उसमें भी देखते हैं कि अभी तक हम एक पायदान भी ऊपर उठ नहीं पाए, और आज भी सबसे देश का गरीब राज्य देखते हैं बिहार का ही नाम आ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अशिक्षा कहां है,
उसमें भी देखते हैं कि सबसे अंतिम पायदान पे फिसड्डी हमको शिक्षा बिहार ही नजर आता है। भारत सरकार की रिपोर्टों में बहुत निराशा, बहुत अफसोस आता है। हम यह देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में कहाँ है, तब हम देखते हैं कि सबसे अंतिम पायदान पे बिहार का नाम आता है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमको बिहार में नजर आता है। सबसे ज्यादा पलायन हम देखते हैं कि पूरे देश में कहां बेरोजगारी के कारण पलायन लोग करते हैं, तब हमको नजर आता है सबसे अंतिम पायदान पे बिहार नजर आता है। तो ऐसी दुखद परिस्थिति में हम लोग को लगता है कि आखिर क्या योजनाएं सरकार बनाकर काम कर रही है, क्या जो इनकी योजना है, जो दृष्टि है, जो विजन है, क्या वह सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण बिहार किसी भी मानक में ऊपर नहीं आ पा रहा है। विभाग वाइज भी हम देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग की भी हालत देखते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हालत भी ऐसी है कि सदन में बैठे कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री परिषद के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, अगर किसी भी परिवार में कोई भी भगवान न करे कोई बीमारी परेशानी आती है तो सरकारी अस्पताल, चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल जिसका नाम हो, उसमें आप ले जाना जल्दी उचित नहीं समझते हैं, आप किसी निजी संस्थान में ले जाते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी आंख की छोटी सी समस्या पैदा होती है तो विदेश नहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के इलाज का हम लोगों ने देखा, तो बड़ा अफसोस आता है कि भाई ऐसी व्यवस्था क्यों बनी हुई है। और 1000 डॉक्टर पर आबादी पर एक डॉक्टर का मानक कहता है, जो हेल्थ का जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 2100 से भी ज्यादा आबादी पर एक डॉक्टर है। बिहार में लगभग 1,35,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि बिहार में मात्र 58,000 डॉक्टर है। तो शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है और मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। केरल का साक्षरता दर देश में सबसे ज्यादा 97% है और बिहार में 65% है। तो यही बता रहा है कि शिक्षा की स्थिति बिहार के अंदर क्या है। हमको, आपको, सबको समझने की जरूरत है। शिक्षा की व्यवस्था जो हम कायम करते हैं तो हमारी जो विचारधारा होती है उसके हिसाब से हम तय करते हैं। केरल जहां एक तरफ स्कूल और कॉलेज और पढ़ाई पर जो खर्च करती है, और आप बिहार के अंदर, और मोदी जी का बहुत नाम ले रहे हैं लोग, पूरे देश के अंदर आप मंदिर बनाने पर जो पैसे खर्च करते हैं उसको अगर शिक्षा पर और शिक्षालय खोलने पर खर्च कर दीजिए तो शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब सरकार भारत माला सड़क और कई हरित राजमार्ग की बात करती है और उसके लिए जमीन खरीदती है, तो माननीय मंत्री जी बैठे हुए, क्या स्कूल के लिए जमीन नहीं सरकार खरीद सकती है? अगर नहीं खरीद सकती है तब क्या कर सकती है? सरकार ने सभी एमएलए को पत्र दिया था कि आप जमीन की व्यवस्था करवाइए। मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह रहा हूं कि मैं अपने क्षेत्र में 3 विद्यालय का जमीन की व्यवस्था करके डीओ के माध्यम से मैं भिजवाया था, लेकिन उस पर भवन नहीं बन रहे। तो मतलब क्या है? आप चिट्ठी भी लिखते हैं, पत्र भी लिखते हैं, व्यवस्था भी करवाते हैं और उसके बाद भवन नहीं बनाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं देश राज्य के अंदर जो है आपने कोई नया स्कूल नहीं खोले, लेकिन उसी विद्यालय को जो उत्क्रमित आपने किया, प्राइमरी स्कूल को मध्य विद्यालय में, मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में, आज आप उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो आपने सभी पंचायतों में एक खोला, उसमें मात्र 10% से भी कम माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को आप भवन दे पाए हैं। जब भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो आप कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां +2 की पढ़ाई होती है, पूरे बिहार में 10% से ज्यादा फिजिक्स के टीचर नहीं है, और जब फिजिक्स के टीचर नहीं है तो साइंस की पढ़ाई कैसे हो सकती है? कॉमर्स की तो हालत और भी ज्यादा खराब है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा का अधिकार बिहार के अंदर भी लागू किया गया है, लेकिन राइट टू एजुकेशन में जो बड़े बड़े लोगों ने, पूंजीपतियों ने जो विद्यालय खोला, उस विद्यालय में 25% गरीब बच्चों को जो शिक्षा देने की बात है, अब आपका समय समाप्त हो गया। जो 30 सेकेंड सर, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, और उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि उसकी जांच करा लीजिएगा, बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको सामने आएगा। आखिरी बात मैं कह करके बैठना चाहता हूं कि आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो आप भ्रष्टाचार की चर्चा किए हैं, माननीय हमारे
राज्य के जिला के प्रभारी मंत्री बैठे हुए हैं, गए थे। मैं स्कूल का नाम लेकर के मैं बताया था कि पाठक जी के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो विद्यालय के विकास के लिए जो काम कराए जा रहे थे, उसमें जो समर्सेबल बोरिंग कराया गया था, बिना बोरिंग कराए हुए वहां पैसे का भुगतान हुआ। मैं स्कूल वाइज मैं चिन्हित करके मैं लिखा था। उस समय हालांकि माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जाकर के डीडीसी अब जांच आपका करेगा, समय हो लेकिन गया। कोई जांच नहीं किया। एक मांग सर हम रख करके अपनी बात को खत्म करते हैं। 6 महीने से राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा नियुक्त कार्यरत शिक्षक, सहायक प्राध्यापक वो काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी 6 महीना तक कोई भुगतान नहीं हुआ। होली के अवसर पर भी कम से कम उनका भुगतान करा दिया जाए। बहुत बहुत सूर्यकांत धन्यवाद। बाबू।